सतना के धान खरीदी केंद्रों का हाल देख कलेक्टर हुए नाराज। नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम दिलीप सक्सेना का रोका वेतन, रोजाना शाम को उपार्जन की समीक्षा करने के निर्देश। बुरहानपुर के ऐतिहासिक अजय असीरगढ़ के किले के दरवाजे हुए खाक, अज्ञात लोगों ने लगाई आग, पुरातत्व विभाग की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक में भुंडा कोना घाट थाने के पास पलटी बस, परिक्रमा करने गए 40 यात्री थे सवार। इंदौर की बस में महाराष्ट्र के थे यात्री। देवास के बागली के निजी अस्पताल का मामला, परिजनों ने अस्पताल को ठहराया नवजात की मौत का जिम्मेदार, दफनाए शव को निकलवाकर जांच हुई शुरू। और बलरामपुर के जमीरापाठ गांव में धान की रखवाली में गई जान, किसान दंपति की जलने से दर्दनाक मौत, ठंड से बचने पुआल में आग जलाकर मचान के नीचे सोए थे दंपति। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में पहली खबर की तरफ, जो कि सतना से है। धान खरीदी की समस्या में और खरीदी केंद्रों में धान का अंबार लगा होने से कलेक्टर अनुराग वर्मा नाराज हुए। 28 केंद्रों में परिवहन शून्य मिलने से नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम दिलीप सक्सेना का वेतन रोकने और जब तक परिवहन 90% न हो जाए वेतन न निकाले जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं फूड विभाग के डीएसओ केके सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि काम नहीं करना तो वीआरएस ले लो, मेरे साथ रहना है तो काम करना पड़ेगा। साथ ही परिवहन सही करने और ट्रांसपोर्टिंग की कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेने और रोजाना शाम को उपार्जन की समीक्षा करने के लिए डीएम को निर्देश भी दिए हैं। बुरहानपुर के ऐतिहासिक अजय असीरगढ़ के किले के दरवाजों को अज्ञात बदमाशों ने जला दिया। रोजाना की तरह किले का चौकीदार सुबह किले पहुंचा तो लकड़ी से बने 400 साल पुराने दरवाजों को जला देख इसकी सूचना पुरातत्व विभाग के अफसरों को दी। अफसरों ने मौके पर पहुंचे जले हुए दरवाजों का जायजा लिया। पुरातत्व विभाग के अफसरों ने इसकी शिकायत निमोला थाने में कराई है। गौरतलब है कि देश की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है अजय असीरगढ़ का किला। जमीनी सतह से करीब 400 फीट ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन पुरातत्व विभाग इस किले की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है, ये घटना इस बात का सबूत है। चिंता का विषय ये घटना जो है रात में हुई है और वहाँ रात में कोई ड्यूटी पर रहता नहीं है, क्योंकि आपको पता है असीरगढ़ फोर्ट की क्या परिस्थितियाँ हैं। मुझसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ और यहाँ के आप लोकल हैं। तो अभी हालांकि अभी कार्रवाई जो है अपन ने एफआईआर दर्ज की है और यह रहेगा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द गेट की मरम्मत। पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक में परिक्रमा करने गए यात्रियों से भरी बस पलट गई। ये घटना अमरकंटक से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर भुंडा कोना घाट थाने की है। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार बस में महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि अमरकंटक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। बस इंदौर की बताई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र के यात्री सवार थे। कहाँ से आ रहे थे आप? जबलपुर से आ रहे थे अमरकंटक। अच्छा, फिर टर्निंग पर कुछ नहीं, अब अचानक टर्निंग पर गाड़ी पलटी खाया धीरे से। ठीक बात है। चोट वोट कितने लोगों को आई? 7-8 लोग को आया, मुझे भी लगा हाथ में। अच्छा अच्छा। बाकी को लेकर गए, व्यवस्थित हो गया, सब आश्रम पहुँच गए। कौन आश्रम जा रहे थे आप लोग? होटल उसका नाम नहीं पता। अमरकंटक जा रहे थे। ओके ओके। तो कोई ऐसा घायल तो नहीं हो जो सीरियस हो? नहीं, थोड़ा बहुत खरोच आया मेरे टाइप में। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? 40 लोग। 40 लोग थे बस, स्टाफ मिला के 40 लोग। स्टाफ मिला के।
और इस खबर पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खबर भारत पुष्प राजगढ़ से जुड़ चुके हैं अनिल दुबे, हमारे संवाददाता। अनिल, क्या खबर है, क्या कारण रहे बस के पलटने के? कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, शायद ड्राइवर से चर्चा हो रही थी आपकी, पर उनकी बात कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई दी। जी देखिए, ये बस जो है इंदौर से आ रही थी और इसमें जो तीर्थ यात्री लोग थे ये महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं और ये बस जबलपुर पहुंच चुकी थी। जबलपुर से अमरकंटक के लिए आ रही थी और अमरकंटक से 14 किलोमीटर दूरी पहले पड़ता है भुंडाकोना घाट, और उस घाट में ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बिल्कुल, अक्सर इस तरह की घटनाएं, बस के पलटने या वाहन के पलटने की घटनाएं अक्सर घाट पर सुनने को मिलती हैं, खासतौर से जब लिखा होता है अंधा मोड़। तो क्या इस घाट पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? जी, अमरकंटक घाट जो है वहाँ पे 3-4-5 किलोमीटर का घाट पड़ता है। हाँ। और अंधे मोड़ की वजह से अक्सर आए दिन जो है हादसे यहाँ पे होते रहते हैं और बाहर के जो ड्राइवर आते हैं वो उनकी ना समझी कहिए, ना जानकारी की वजह से बसें लंबी लंबी होती है, वो संभल नहीं पाती हैं और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बिल्कुल, जब अंधा मोड़ है तो वहाँ बोर्ड भी लगा होगा, क्या वहाँ बोर्ड पाया गया? दूसरी चीज, जब घटनाएं, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो प्रशासन ने कुछ व्यवस्था भी कर दी होगी, ये सारी चीजें देखने को मिली आपको? देखिए, सूचना संकेतक बोर्ड जो है हाँ, अंधे मोड़ों पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। जी जी, उसके बाद भी ड्राइवरों की कमी, लापरवाही कहे या जो भी कहें, वो ना समझवाने की वजह से अक्सर आए दिन हादसे हो जाते हैं। हालांकि आज के हादसे में जो है 5 से 7 लोग घायल हुए हैं और उनको उस तरह की गंभीर चोटें नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उनका इलाज अमरकंटक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी किया जा रहा है। बिल्कुल, जितने लोगों के सवार होने की आशंका, जैसा कि बताया गया है कि 40 लोगों के आसपास सवार थे यात्री, और उन यात्रियों में महिला यात्री ज्यादा थी। जी जी, हमने वहाँ का जायजा लिया, लगभग स्टाफ सहित मिला के 40 लोग सवार थे उस पे और महिलाएं ज्यादा थी। क्या तीर्थ यात्रा में अक्सर जो है देखा जाता है कि महिलाओं की रुचि भी ज्यादा होती है। हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों की रुचि ज्यादा, इसलिए महिला यात्री उस पे ज्यादा थे, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी हम। जी, यात्रियों की सुरक्षा की अगर बात करें तो सभी इस घटना में जो हल्की फुल्की चोटें लगी, जैसा कि आपने बताया, यानी कि सभी सुरक्षित हैं, कोई गंभीर सभी मामला सुरक्षित है, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये तो गनीमत रही कि इस बार ये हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बड़ा होता हादसा तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या इसके मद्देनजर इन ड्राइवरों पर कमान कसनी चाहिए? क्या, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि नौसिखिए ड्राइवर अगर होते हैं या जिन्हें रास्तों की पहचान नहीं होती, इन घाट के रास्तों की पहचान नहीं होती, उनके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए प्रशासन को? जी देखिए, इस तरह की लापरवाही ड्राइवरों की माननी चाहिए। क्या हम जब नए जगह में जाते हैं, अगर हम अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ के रास्ते से हम अनजान होते हैं, तो पहली बात है हमको सतर्क होके चलना चाहिए उस रास्ते पे कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होगी, स्वाभाविक है। तो इस तरह पे प्रशासन को जो है ड्राइवरों पे सख्त कड़ाई करनी भी चाहिए ताकि आगे ऐसी लापरवाही ड्राइवरों से ना हो पाए। नहीं, ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं कि करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की गई, ये मेरा सवाल था आपसे। प्रशासन की तरफ से अभी कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, हो सकता है इस खबर का असर ये हो, जैसा कि हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि मुद्दे की जड़ तक पहुंचे, तो अगर अगला हादसा बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए शायद अब शासन को जाग जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। देवास जिले के बागली की मातमोर की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए बागली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया, लेकिन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करवा दी और एक दिन बाद ही जन्म लिए नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने नवजात को दफनाने के बाद बच्चे की मौत पर जब परिजनों ने डॉक्टरों से चर्चा की तो डॉक्टरों और स्टाफ ने परिजनों से बदसलूकी की और जान से मारने तक की धमकी दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने बागली थाने पर की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर 9 दिन के बाद दोबारा नवजात के शव को निकालकर बागली हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां नवजात का पीएम होगा, यानी पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मैं गया था मेरे मतलब भाई की वाइफ को लेके डिलीवरी के लिए, तो हमसे वहाँ बोला, हमने बोला उनके बड़ा ऑपरेशन की बता रहे हमको डॉक्टर, उन छोटे से नहीं हो रही है इसकी, तो उन्हें लिया आओ आप, हम लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने पैसे का बोला, हमसे पैसा जमा करवाए। पैसा जमा करने के बाद हमने बोला, हमसे बोला हमें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है नॉर्मल हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद उन्होंने हमसे बोला कि डिलीवरी हो गई। फिर हमको बच्चे को बताया नहीं लड़का है कि लड़की, हमने पूछा क्या हुआ, लड़के आए लड़की, उन्होंने बोला अभी बता नहीं सकते। 2 घंटे बाद हमको जानकारी दी कि लड़का हुआ। लड़का होने के बाद हमने जाके देखा उसको नली लगी हुई थी, नाक पे निशान था, सिर के ऊपर निशान था, अपने कपाल के ऊपर। जब हमने पूछने के लिए हमारे बहन जागी और हम गए मैडम के पास कि ये बच्चे को निशान कैसे आए, तो बोला आ जाते हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला आपका बच्चा बच गया, वही बहुत जच्चा बच्चा बच गया। एक्चुअली कल एसडीएम सर के वहाँ से एक आदेश मिला था कि जो ग्राम मातमोर है तहसील बागली के अंतर्गत, वहाँ पर एक नवजात शिशु को दफनाया गया था, उसकी शव का उत्खनन करवाना था। तो एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा वो शव को निकलाया गया है, उसका पंचनामा बनाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या शिकायत क्या मैडम अस्पताल को लेकर क्या कार्रवाई? हाँ, अस्पताल को लेकर कोई शिकायत है कि शायद उनके साथ बच्चे के साथ कुछ मारपीट या कुछ चोट लगी हुई है, इसलिए वो शव का परीक्षण करवाना चाहते थे। और चलिए अब इस खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खबर भारत बागली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रविंद्र पाटीदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। रविंद्र, जिस तरह से ये खबर है, नवजात की मौत के बाद दफना दिया गया, दफनाने के बाद फिर से शव को निकाला गया, नायब तहसीलदार के पास जब एक कार्रवाई उन्होंने अपनी तरफ से की, सवाल ये उठता है अस्पताल प्रबंधन के ऊपर बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब नॉर्मल डिलीवरी की बात की गई और अचानक बिना बताए 2 घंटे बाद डिलीवरी हो जाती, पूरा माजरा बताइए और परिजनों का जो आक्रोश है वो कि जायज है। और हमने सुना भी दिनेश, उनके परिजन की तरफ से ये बात कही गई कि बच्चे के सिर पर निशान थे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निजी अस्पताल है प्रबंधन है कि इसकी लापरवाही है। परिजनों से हमारी भी बात हुई थी तो उनको बताया था कि पहले वो अन्य दूसरे हॉस्पिटल में ले गए थे जहाँ पर बताया गया था कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। जिसके बाद वो उस जैसे अस्पताल में ले गए जहाँ पर डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी हो गई इसके 2 घंटे तक सभी अधिक समय बीत जाने बाद परिजनों को जानकारी नहीं दी गई कि बच्चा डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा लड़का हुआ है या लड़की हुआ है, इसी बात से अवगत नहीं कराया गया। और जब 2-3 समय बीतने के बाद उनको सूचना दी गई जब बच्चा स्वस्थ था। लेकिन जब अगले दिन जब 13 दिसंबर को सुबह डॉक्टर द्वारा कहा गया कि बच्चे की डेथ हो गई है और उसको बच्चे का जो नवजात शिशु है उसको मृत अवस्था में परिजनों को सुपुर्द किया गया। और जब परिजनों को पता चला कि जब डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी बोला था, लेकिन जब डिलीवरी के दौरान महिला जो प्रसूता थी उसको लगभग 20 से अधिक टाँके आने का बताया जा रहा है। जिसके बाद जब स्थिति महिला की जो गंभीर नजर आई तो परिजनों द्वारा हाटपिला के एक अन्य अस्पताल में उपचार कराया गया, जिसके बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी और जैसी ये स्थिति बनी उससे अवगत भी नहीं कराया गया। और जो नवजात शिशु था उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं घाव के निशान उनको दिख रहे थे। जब परिजन वहां पे गए और डॉक्टर से बात करना चाहा तो डॉक्टर ने उनसे सीधे संतोषजनक जवाब ना देते हुए वहां का जो स्टाफ था उन्होंने परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया, झुमाझटकी की और उनको वहां से धक्का देके भगा दिया गया। उस डॉक्टर का नाम बताइए बिल्कुल आप रविंद्र। ये बागली का जो निजी हॉस्पिटल है जोसेफ हॉस्पिटल है, यहाँ की डॉक्टर है लीला जोसेफ और जॉन। फिर से बताइए, जोर से बताइए। और लीला जोसेफ करके डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, और उनके पति है जॉन जोसेफ करके। ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पर लीला जोसेफ द्वारा यहाँ पर डिलीवरी करवाई गई थी। जब दुर्व्यवहार किया गया, संतोषजनक उनको परिजनों को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने थाने पर जाकर डॉक्टरों के खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। और जिसके बाद आज प्रशासन हरकत में आया है और उस नवजात शिशु के शव को वापस निकालकर उसका पीएम करवाया गया है। और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। 9 दिन लग गए प्रशासन को जागने में। क्या खबर की सूचना पहले ही दे दी गई थी या अभी दी गई थी 4-5 दिन बाद? जी, पहले जैसे डिलीवरी तो 12 दिसंबर को हुई थी और
13 दिसंबर को नवजात शिशु की मौत हो गई थी। इसके बाद 14 दिसंबर को परिजनों ने थाने पे जाकर शिकायत कर दी गई थी। मतलब ठीक दूसरे दिन? जी बिल्कुल। और जिसके बाद प्रशासन अब आज जागा है, यानी कि 1 सप्ताह बाद जागा है और इस अब कार्रवाई करने का अब दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस और उचित कार्रवाई करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जोसेफ अस्पताल है उस पर कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण भी है। हो सकता है राजनीति के चलते निष्पक्ष जांच भी ना हो, लेकिन परिजनों निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। उस अस्पताल का नाम भी बताइए जिसमें डॉक्टर लीला जोसेफ, डॉक्टर जॉन जोसेफ काम करते हैं। जोसेफ हॉस्पिटल के नाम से है ये, जोसेफ हॉस्पिटल बागली। मतलब ये डायरेक्टर भी हैं उसी हॉस्पिटल के? जी जी, ये उन्हीं का हॉस्पिटल है। क्या कहना था डॉक्टर जॉन का क्या कहना था इस मामले में? क्या हमने संपर्क एक और सवाल रविंद्र, एक और सवाल। एक तो इनकी प्रतिक्रिया क्या थी जब मीडिया इनके पास सवालों के जवाब लेने पहुंची? दूसरी चीज, बदसलूकी करने वाले डॉक्टर और स्टाफ, क्या ये डॉक्टर यही थे, डॉक्टर लीला और डॉक्टर जॉन? जी बिल्कुल। डॉक्टर जो लीला जॉन थी ना, जोसेफ थी, उनके उपस्थिति में ही वहाँ का जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है वहाँ पर काम करने वाले, उनके द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई थी परिजनों के साथ। और हमने वहाँ के डॉक्टर लीला जॉन जोसेफ और जॉन जोसेफ से भी चर्चा करना चाही थी और संपर्क करना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बिल्कुल। और ये जो शव को निकलवाने वाली बात हुई, 9 दिन के बाद शव को निकलवाया गया, क्या हमने चिकित्सक से ये जानने की कोशिश की, जहां पर बच्चे का पीएम यानी पोस्टमार्टम होना है, कि 9 दिन बाद क्या वे साक्ष्य मिटा दिए नहीं जाएंगे? क्या पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट का पुष्टि करेगी नवजात की मौत का? जी बिल्कुल, हमने इस संबंध में चर्चा की थी, लेकिन वो डॉक्टर का भी कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी बात रहेगी वो कह पाएंगे। अनीता बरेठा का क्या कहना है? नायब तहसीलदार है, कार्रवाई कब तक हो पाएगी? उनसे भी चर्चा हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि सब को पीएम हो चुका है, लेकिन अब जब तक पीएम रिपोर्ट आएगी इसके बाद ही इस और उचित कार्रवाई की जा सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा। बिल्कुल। दूसरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आने की बात हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 सप्ताह का बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। यानी कि 9 दिन नवजात की मृत्यु के, 9 दिन बाद शव को निकाला गया और अब रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते बाद। मामला धीरे धीरे तारीखें बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे जैसे मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर अलग तरह की दलीलें सामने आएंगी और मामले को दबा दिया जाएगा। क्या हम सही हैं रविंद्र इस बात पर? जी, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। जो प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है लचीली, जो जिस हिसाब से वो समय लगा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हम आपको बता दें, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है जोसेफ हॉस्पिटल के प्रबंधन से बात करने की। हम लगातार अनीता बरेठा जी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संपर्क करना चाह रहे हैं, नायब तहसीलदार हैं, दर्शकों को बता दें, अनीता बरेठा, जिन्होंने ये आदेश दिया, जिन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। शव को जिसे दफना दिया गया था नवजात को, उससे निकलवा के उसके शव को और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये कार्रवाई अनीता बरेठा ने की है। परिजनों का क्या कहना है रविंद्र? परिजनों का यही कहना है कि वो इस जो व्यवहार था जो हॉस्पिटल का, उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसी के चलते कार्रवाई की गई है। उन्होंने का कहना है कि हम प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जो यदि इन दोषी कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो रविंद्र, हम पूरी कोशिश करते हैं, आप को हम यही धन्यवाद करना चाहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अनीता बरेठा से हमारी बातचीत हो पाए। हम परिजन की हमने बात सुनी, आपसे जब हमने चर्चा की तो बहुत सारे पहलू निकल कर आए, बहुत सारे सवाल बन चुके हैं कि किस तरह से 9 दिन बाद बच्चे के शव को निकालने के बाद क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो रिपोर्ट लेकर आएगी, सही होगी वो रिपोर्ट, कितनी सच्चाई उसमें निकल कर आएगी, 1 हफ्ते बाद उस रिपोर्ट को भी आना है। बहुत सारे सवाल हैं जो अनीता बरेठा के सामने भी रखने हैं और ख़ास तौर से जो सवाल हैं वो डॉक्टर लीला जोसेफ, डॉक्टर जॉन जोसेफ से के सामने रखे जाने हैं कि 2 घंटे बाद डिलीवरी कर दी जाती है महिला की बिना परिजनों को बताए और 2 घंटे बाद नवजात के बारे में बताया जाता। वो भी तब तक ये नहीं बताया गया कि बेटी ने जन्म लिया है या बेटे ने, लेकिन
उसके 2 घंटे के बाद बताया जाता है कि बेटे ने जन्म लिया है और यह भी बताया जाता है कि जच्चा और बच्चा स्वस्थ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हालात बिगड़ते चले जाते हैं और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये सूचना मिलने लगती है परिजनों को कि लगातार महिला की हालत बिगड़ रही है और बिगड़ती हालत में महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। और उसी के साथ ये खबर भी मिलती है कि नवजात शिशु की मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि बागली का ये मामला है। अस्पताल प्रबंधन की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बार फिर जच्चा और बच्चा की जान पर बनाई। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से। और हम चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ परिजन जुड़ चुके हैं। जिस परिवार की हम बात कर रहे थे उस परिवार के सदस्य दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। दिनेश जी, जिस तरह से ये मामला, आपका मामला ही हमने खबर हम चला रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शकों ने सुना हमारे संवाददाता को कि किस तरह से आपकी बात भी सुनी कि किस तरह से आपके साथ ये घटना हुई, किस तरह से जच्चा और बच्चा की जान पर बनाई और किसी तरह आपकी शायद सूझबूझ कह सकते हैं कि आपने समय रहते महिला जिनकी डिलीवरी हुई थी उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गए तो वो अब सुरक्षित हैं, लेकिन नवजात को नहीं बचाया जा सका। क्या था मामला? हाँ मेरा महिला तब सुरक्षित, हम दूसरे ले गए थे उनको वहां से लेकर के। वहाँ पर उसकी सुविधा नहीं देगी हमको। जी दिनेश, डिलीवरी करने वाली महिला डॉक्टर का नाम क्या डॉक्टर लीला जोसेफ है? हाँ जी मैडम। क्या कहना था डॉक्टर लीला का? 2 घंटे पहले वो बोल रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, 2 घंटे बाद आकर आपको बताती हैं कि डिलीवरी सिजेरियन हुई। हमको बताया नहीं मैडम, पहले हमसे पूछा भी नहीं उन्होंने हमसे कि डिलीवरी हमने डिलीवरी हुई, इसके पूछा भी है क्या हुआ मैडम जी, बोला अभी 2 घंटे में बताते, बोले 2 घंटे बाद हमको बताया उन्होंने कि बोले लड़का हुआ है। फिर हमने लड़के को देखने गया तो उसको नाक में नली वगैरह लगी हुई थी और हाथ में बॉटल लगी हुई थी जी, तो नाक के ऊपर निशान था और कटन के ऊपर उस निशान को लेके डॉक्टर्स का क्या कहना था? क्या कहा डॉक्टर लीला, डॉक्टर जॉन ने? डॉक्टर ने तो बताया, बोला ये बच गए जो बहुत है। मैडम आपसे हमने बोला, आपने बोला बड़ा ऑपरेशन की बात थी तो बोले नॉर्मल हो गई। बोले नॉर्मल, तो फिर ठीक है नॉर्मल हो गए। तो हमसे नॉर्मल आते निशान कैसा है ये जानकारी हमने लेने गए, हमारे जियाजी और हम पूछने गए तो उनके कंफर्ट हो जी जी लग गए। बिल्कुल। हाँ, तो आपने ये ऐसे क्यों कर? जी दिनेश जी, हम पूरी कोशिश करें। दिनेश जी, आपको मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हम इस घटना के जिम्मेदार जो वाकई जिनसे हमें बात की जानी चाहिए, जिनसे हम सवाल रखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आप भी उन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो आपको शायद नहीं मिल पा रहे हैं। खबर भारत पूरी कोशिश करेगा इस खबर के माध्यम से कि आपको भी उन सवालों के जवाब मिले और उन सवालों के जवाब जो वाकई हमें तलाशने हैं कि आखिर क्या हुआ था उस 2 घंटे के अंदर, आखिर नवजात के शरीर पर वो निशान किस चीज के थे। दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये खबर बागली से हम बता रहे हैं। 9 दिन पहले एक नवजात की मृत्यु हो जाती है, बच्चे को दफना दिया जाता है, लेकिन बच्चे के सर पे जो निशान थे और जिसकी वजह से परिजनों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की थी, उस पर कार्रवाई की अनीता बरेठा नायब तहसीलदार ने और 9 दिन बाद नवजात के शव को निकाला गया। दर्शकों को बताना चाहेंगे, अनीता बरेठा नायब तहसीलदार, हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही थी लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। अब बात बलरामपुर जिले की। बलरामपुर जिले में जमीरा पाट गांव में धान की रखवाली कर रहे किसान दंपति की जलने से दर्दनाक मौत का ये मामला सामने आया। मौके पर ही दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले मृतक अपने खलिहान में धान की फसल की रखवाली कर रहे थे और ठंड से बचने के लिए पुआल में आग जलाकर दोनों मचान के नीचे सोए हुए थे, लेकिन देर रात अचानक आग की लपटें तेज हुई और इसकी चपेट में दोनों आ गए। जमीरा पाट निवासी अरविंद बड़ा ने 20 तारीख को थाने में आकर सूचना दी
ये जमीरापाट में रहते हैं और इनकी खेती है और अभी फसल कट कर जो है उनकी बाड़ी में रखा हुआ था। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी माँ विजय कुमारी और पिता मरियानुस जो है रात को गए थे और मचान में पैरा लगा हुआ था और उसके ऊपर वो सोए हुए थे। ठंड के कारण नीचे वो आग लगाए हुए थे, लेकिन रात्रि में जो है उसमें अचानक आग लग गया। पड़ोस के भी खेत में और रखवाली करने वाला छतर सिंह ने इसको देखा, उसने हल्ला किया, लेकिन जो विजय कुमारी है वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और उसके पिता मरियानुस भी जलने से काफ़ी घायल हुए थे। इन्हें तत्काल जो है अंबिकापुर हॉस्पिटल ले जाया गया। के कारण नीचे वो आग लगाए हुए थे, लेकिन रात्रि में जो है उसमें अचानक आग लग गया। पड़ोस के भी खेत में और रखवाली करने वाला छतर सिंह ने इसको देखा, उसने हल्ला किया, लेकिन जो और इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। बलरामपुर से देवेश दुबे, खबर भारत के संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, जिस तरह से खबर है कि किसान दंपति की मृत्यु हो गई और शायद वो अलाव के लिए वो व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस व्यवस्था ने उनकी ही जान ले ली ठंड से बचाव के चक्कर में। जी बताइए, क्या थी तमाम जानकारी? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे सरगुजा संभाग में अभी ठंड कड़ाके की पड़ रही है। पारा लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात को पहुंच जाता है। ऐसे में ये सामरी पाट थाना क्षेत्र के जमीरा पाट में एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां पे किसान दंपत्ति जो था अपने फसल की रखवाली करने के लिए बाहर में सोया हुआ था मचान के नीचे, और उन्हें ठंड लग रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने आग जलाया हुआ था। और उस आग ने रात को मध्य रात्रि में लगभग आग पुआल में पकड़ी और बहुत तेजी से आग लगी, और जिसके आगोश में वे दोनों आ गए। और आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान विजय बेग जो पत्नी थी वो बुरी तरीके से जल गई और उनकी वहीं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने जब देखा आग जलते हुए तो उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें असफलता प्राप्त हुई। और जो पति थे मरियानुस बड़ा, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेश। राजधानी भोपाल के बैरसिया बस स्टैंड चौराहे पर केरल सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई और केरल मुख्यमंत्री पी विजयन का पुतला फूका गया। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित चौहान ने कहा कि केरल के भाजपा नेता निवासन एडवोकेट की कट्टरपंथी लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी। ये सिलसिला विगत कई सालों से केरल में भाजपा और विद्यार्थी परिषद संघ के स्वयंसेवकों की हत्या की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तारी करने की मांग केरल सरकार से करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज सभी जिले में केरल के सीएम का पुतला दहन किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री रंजीत श्रीनिवासन की निर्गम तरीके से हत्या की गई है और निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्या की जा रही है और वहाँ पर केरल में जो है काला कानून का राज है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि वहाँ के सीएम को बर्खास्त किया जाए। सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी पर अपनी बात रखते नजर आए। उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य कहना चाहता हूं, ताकि सदन भी जाने और सदन के ही माध्यम से प्रदेश की जनता भी जाने। माननीय उच्च न्यायालय ने जब 19 मार्च 2019 को ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% करने वाली बात शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में कही गई थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाकर ये पूछा कि क्या ये स्थगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा, और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जा रहा? क्या आप हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में, और रोटेशन भी
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रोटेशन भी तो आरक्षण का ही होता है। एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण। मैं इस फर्क के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आज सदन में सीएम ने कांग्रेस नेता की चुटकी ली। दरअसल जब सदन में कांग्रेसियों ने सीएम से कहा, आप बच्चों के मुंह क्यों लग रहे हो, तो सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, आज पता चला कि कमलेश्वर जी की हैसियत कांग्रेस में बच्चे की है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलेश्वर की हैसियत क्या कांग्रेस में बच्चे वाली है? अब मुझे आज बताओ, आज पता चला कि कमलेश्वर जी की हैसियत कांग्रेस में बच्चे की है। पढ़े की बात का जवाब, कमलेश्वर की हैसियत क्या बच्चे वाली है कांग्रेस में? बच्चे वाली हैसियत है कमलेश्वर की कांग्रेस। बेचारे को बच्चा कह रहे हो, वो बात तो हमारे मुख्यमंत्री ने विद्वान कहा, आप लोग बच्चा कह रहे हो। रायपुर नगर निगम ने जोन क्रमांक 10 के नागरिकों को नोटिस और मकान के दस्तावेज दिखाए जाने की मांग की थी, जिसकी शिकायत को लेकर नागरिक नगर निगम के जोन 10 कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ये बताया कि जमीन का पट्टा होने के बावजूद रहवासियों को नोटिस दिया जा रहा है। इसे लेकर नागरिकों ने पार्षद के साथ जोन कमिश्नर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विकास मंत्री शिव डहरिया ने मकान के न टूटने का आश्वासन दिया था। मेरे वार्ड में एक नोटिस मांगा गया जिसमें ये दिखा गया है कि आप अपने घर के दस्तावेज प्रस्तुत करिए। तो हमारा ये कहना था जैसे कि आप किसी के घर के दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं, ये बताना आपका फर्ज बनता है, लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी उन्हें नहीं बताया गया। सिर्फ कहा जा रहा है कि आप नोटिस पकड़िए और दस्तावेज प्रस्तुत करिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर कैनाल रोड की आती है तो कैनाल रोड में जब ये कैनाल रोड बनना था, तो जब इसे बस्तियों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, तो हमने कोर्ट में केस किया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा निगम से ये चीज़ डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना मकान आप तोड़ दें। तो हमने खुद से, हमारे वार्ड के लोगों ने अपना उतना मकान तोड़ के उनको ऑलरेडी दे चुका है। रतलाम जिले में सहकारी समितियों और खाद डीलर्स द्वारा खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों के भौतिक सत्यापन में नामली और लुनेरा सहकारी समितियों की बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली, जहां ऐसे किसानों को भी 50-50 बोरी यूरिया खाद मुहैया कराया गया, जिनके पास खेती के लिए जमीन ही नहीं है। राजस्थान में बेचने का मामला सामने आने के बाद संचालक पर मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस समिति ने जिन किसानों को जो उर्वरक प्रदाय किया है, वो उनके पास उतनी ज़मीन है कि नहीं, उनकी उतनी आवश्यकता थी कि नहीं, और जिन किसानों को या जिन लोगों को डीलरों ने या समितियों ने अधिक खाद दिया है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि अगर खाद किसी को ज़्यादा दिया जाता है तो इससे कहीं न कहीं ब्लैकमेल या कालाबाजारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कितने प्रकरण सामने आए सर? तो अभी तक हमारे पास 7-8 प्रकरण उसमें ध्यान में आए हुए हैं। जैसे कि रतलाम में नामली सोसाइटी है, उसमें किसानों के पास ज़मीन न होते हुए भी वहाँ से यूरिया किसानों को उपलब्ध करा दिया गया। इसी प्रकार लोनेरा समिति है, उसमें किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक लगातार 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। सरगुजा के सीतापुर में सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निकाय आह्वान पर सहायक शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वेतन विसंगति को सरकार दूर नहीं कर रही है, जिसकी लंबे समय से शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है। हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग की जो मांग है वो एक सूत्री मांग है अभी सरकार से कि हमारी वेतन विसंगति दूर की जाए, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग इसी प्रकार डटे रहेंगे। और ये धरना लगभग कब से चालू है? ये हम लोग का 11 दिसंबर से शुरू है। कोरोना काल में पढ़ाई बाधित हो रही है, हम लोग ये मानते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो, लेकिन क्या करें, सरकार ने जो कमेटी हमारे लिए जो 3 महीने की बनाई थी, 3 महीने बाद भी हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब जब कमेटी ही बना के जब कुछ नहीं किया तो हमें फ़ायदा क्या है? इसलिए यदि हम लोग बच्चों के भविष्य को देखते हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, हम भी काम करते हैं और फिर हम लोग को वेतन मिलता है, इसलिए हम लोग को करना पड़ता है। इसलिए अपने अधिकारों के लिए। कब तक जारी रहेगा सर?
ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब सरकार हमारी नहीं सुनती है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे इसी प्रकार। जी, ये सहायक शिक्षक फेडरेशन, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के सभी समस्त सहायक शिक्षक साथी अपनी समस्याएं एक सूत्री मांग को लेकर धरने पे विगत 11 दिसंबर से बैठे हैं, जिसमें 13 दिसंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था और उसके बाद सतत रायपुर में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 50,000 1 लाख लोग वहाँ धरने पे हैं और ब्लॉकों से भी हमारे जांबाज साथी रोज जा रहे हैं वहाँ और समर्थन दे रहे हैं। हमारी मेन मांग जो है वेतन विसंगति सरकार दूर करे। और आज आप लोगों का जो अंतिम दिन है हड़ताल? अंतिम दिन नहीं है सर अभी। अगर आज हाँ, वार्ता का दिन है। आज वार्ता विफल हो जाती है तो आगे की क्या रणनीति? हम आगे अड़े रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा। सतना के सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाले पुष्पराज कॉलोनी में शनिवार और रविवार की रात गुप्ता शादी घर में हुई तोड़फोड़ और 1 दर्जन परिवारों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखे जाने की घटना पर कार्रवाई हुई। घटना के जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों पर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने कार्रवाई करते हुए डायल 100 के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सुभाष सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो वहीं कोतवाली थाने से महज 1.5 किलोमीटर दूर हुई इस घटना की जानकारी न होने पर थाना पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आई और इसे मानते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एसएम उपाध्याय एसआई खुमान सिंह सहित रात में ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक मैरिज हॉल पे कब्जा करने का प्रयास किया गया। सुबह लगभग 6 बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के सभी सीनियर अधिकारियों ने मौके पहुंच के कार्रवाई की है। इसमें जिन लोगों ने तोड़फोड़ करके कब्जा किया है उनके विरुद्ध में डकैती की धाराओं में केस रजिस्टर किया है। 2 जेसीबी, डंपर और 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पूरे केस में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था डकैती की धाराओं में। उनको आज न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। 6 बजे की सूचना पे 100 डायल के प्रभारी अधिकारी गए थे। उनके द्वारा एक संवेदनशील घटना की सूचना थाना प्रभारी और अधिकारियों को नहीं दी। उनकी लापरवाही पाई जाने से उनको निलंबित किया गया है। इस संबंध में रात्रि गश्त में जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिली। इस संबंध में भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अनुरोध करती हूं कि जल्दी से वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि याद रखिएगा 2 डोज पूर्ण तो ही सुरक्षा संपूर्ण। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।